अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। जो लोग कनाडा जाने के ख्वाहिशमंद हैं, आज की वीडियो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बना रहा हूं और आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। आज के दौर में बहुत लोग कनाडा जाना चाहते हैं, खास करके पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, इन जैसे ममालिक से बहुत से लोग कनाडा जाना चाहते हैं। कोई कनाडा सैर तफरी करने के लिए जाना चाहता है, तो कोई कनाडा सिर्फ इसलिए एंटर होना चाहता है कि वो जाके वहाँ पे कोई अपनी अच्छी से सेटलमेंट कर ले और वहाँ पे कोई एक अच्छे से जो जॉब अपॉर्चुनिटी हासिल कर ले और एक बेहतरीन रोजगार उसको वहाँ पे मिल जाए। लेकिन कनाडा वीज़ा लेने में जो इस टाइम सबसे बड़ा चैलेंज लोगों को फेस हो रहा है, वो ये है कि एजेंट उनसे एक बहुत भारी रकम मांगते हैं। अगर हम पाकिस्तानी रुपये में बात करें तो कोई एजेंट 20 लाख, कोई 25 लाख, कोई 30 लाख रुपया मांगता है और वो भी कोई गारंटी वाला काम नहीं होता। उसमें एजेंट ये कहते हैं कि अगर आपका काम हो जाएगा तो आपको इतने पैसे देने हैं, अगर आपका काम नहीं हो जाएगा तो आपका 1 लाख 2 लाख रुपया वो लॉस हो जाएगा। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में वो तरीका बताऊंगा कि जिससे एटलीस्ट एजेंट से आपकी जान छूट जाएगी, आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीज़ा आपको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि देखें, सब नसीब की बात होती है, लेकिन हमने अपनी तरफ से मेहनत करनी है। आप अगर अपनी तरफ से मेहनत करेंगे तो एक बार आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा, 2 बार रिजेक्ट होगा, 3 बार रिजेक्ट होगा, कितनी दफ़ा रिजेक्ट होगा। लेकिन उसमें यह है कि जो काम आप अपने हाथों से करेंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें खुद पता भी लग जाएंगी। आप जो आपकी एप्लीकेशन से जो भी वीज़ा प्रोसेस है वो एक्यूरेटली एक प्रॉपर करेक्ट फिल भी कर सकते हैं, कंप्लीट भी कर सकते हैं और आपको एजेंट को बहुत बड़ी रकम देने की ज़रूरत नहीं। आपको जो उसकी फीस है, अराउंड में भी अगर हम सऊदी रियाल में बात करें तो कुछ अराउंड 1000 रियाल तक आपको फीस पे करनी पड़ती है। तो वो फीस भी आप खुद से पे कर सकते हैं। वो कोई इतनी बड़ी फीस नहीं है, हर एक आदमी अफोर्ड कर सकता है। 25-30 लाख रुपया एजेंट को देने से अच्छा है कि आप खुद से वीज़ा अप्लाई करें। अगर आपको वीज़ा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपको एक बार के रिजेक्शन से कोई ना कोई लर्निंग ज़रूर मिलेगी। तो आप उस लर्निंग से दूसरी दफ़ा वीज़ा फिर अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। कनाडा दुनिया के बेहतरीन मुल्कों में से एक मुल्क है। अगर आप वहां पे जाके कोई कारोबार करना चाहते हैं या आप वहां पे जाके कोई एक अच्छी जॉब लेना चाहते हैं, चूंकि पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, इन ममालिक में रोजगार और फिर जो इनकम है वो बहुत लेस होती है। तो अक्सर लोग क्या डिसाइड करते हैं कि किसी ना किसी बैरून मुल्क जाके सेट हम लोग हो जाए। तो उसमें कनाडा हमेशा से ही टॉप लिस्ट पे रहा है। टॉप 3 कंट्रीज में से लोगों की चॉइस में एक चॉइस कनाडा होती है, क्योंकि वहां पे जाके एक आप बहुत अच्छी सी इनकम जो है वो कमा सकते हैं आप लोग। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे आती है कि हम लोग को कनाडा का वीज़ा कैसे मिलेगा, क्योंकि कनाडा का वीज़ा मिलना इतना आसान नहीं होता। और बहुत लोग ये चाहते होते हैं कि बेशक हमको यहाँ से वर्क परमिट ना मिले, पीआर ना मिले, लेकिन सिर्फ हमें इतना पता लग जाए कि हम लोग कैसे कनाडा में एंटर हो जाएं। और बहुत लोग उसकी वजह से इलीगल वे भी यूज करते हैं, डोंकी लगा के एंटर होते हैं। तो एटलीस्ट आप वो इलीगल वे यूज मत करें। मैं आज की वीडियो में आपको एक कंप्लीट लीगल प्रोसेस बता दूंगा कि आप कैसे कनाडा में इंटर हो सकते हैं, अगर आपको वहां पे जाके सिर्फ सैर तफरी करके वापस आना चाहते हैं या आप वहां पे जाके सेटल होना चाहते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखना। अगर आप वीडियो को स्किप कर करके देखेंगे तो आपको कोई भी प्रोसेस समझ नहीं आएगी। तो उससे नुकसान ये होगा कि आप एक तो वीज़ा अप्लाई भी नहीं कर सकेंगे, और अगर वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आप इतनी चीज़ें मिस कर देंगे कि रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट बताऊंगा जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। वो क्योंकि देखें, जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे तो वहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंटेशन कैनेडियन गवर्नमेंट आपसे मैंडेटरी पूछेगी कि वो आपको देने ही देने हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लाजमी देने हैं। लेकिन एक डॉक्यूमेंट मैं आपको ऐसा बताऊंगा जिसको आप बैकबोन समझ सकते हैं अपनी जो वीज़ा एप्लीकेशन है उसके हिसाब से। लेकिन वो कैनेडियन गवर्नमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने वो डॉक्यूमेंट देना है या नहीं देना है। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं इतना आपको ये कह सकता हूँ कि अगर आपने वो डॉक्यूमेंट नहीं दिया तो आपके जो वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस है वो 75% इंक्रीज हो जाएंगे। तो वीडियो के एंड में मैं आपको वो डॉक्यूमेंट भी बताऊंगा कि आप लोगों ने वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो कि लाजमी देना है। आपने गूगल में जाके लिखना है
कनाडा IRCC, ये इनकी वेबसाइट है। या ये आपने पोर्टल ओपन करना है और ये जो सबसे फर्स्ट वाला है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो देखें कुछ इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे साइन इन आएगा। और अगर आपने पहले यूज़र नेम बनाया हुआ है तो डायरेक्टली साइन इन करें, नहीं तो आप यहाँ से यूज़र नेम क्रिएट करते हैं। यूज़र नेम कैसे क्रिएट करते हैं, अगर उसमें भी आपको कोई डिफ़िकल्टी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा। मेरे पास ऑलरेडी यूज़र नेम है तो मैं डायरेक्टली यहाँ से लॉग इन कर दूँगा। साइन इन पे क्लिक किया तो यहाँ पे अभी आपने जो अपना यूज़र नेम और पासवर्ड रखा है वो बना के आपने क्लिक करना है, इंग्लिश कर देना है। अगर इस तरह से ऑप्शन आएगा इंग्लिश। जब आप साइन इन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के, तो इस तरह से एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको ये दिखाएगा कि आपने कितनी एप्लीकेशन सबमिट की हुई हैं, क्या है क्या नहीं, और यहाँ पे पूरे वीज़े की डिटेल आ जाएंगी। तो आपने यहाँ पे ये देखें स्टार्ट एन एप्लीकेशन, इसमें यहाँ पे क्या करना है, अप्लाई टू कम टू कनाडा, इसके ऊपर क्लिक करना है तो आपकी एक एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी, मतलब आप न्यू एप्लीकेशन। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये इस एप्लीकेशन में जो भी मैं इंफॉर्मेशन फिल करूँगा वो मोस्टली मेरी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि मैं कोई वीज़ा अप्लाई नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए एक सिंपल एप्लीकेशन फिल करूँगा। फर्स्ट आपने ये वाला है नो करना है, क्योंकि ये किन के लिए है, जिन्होंने पहले कनाडा का अप्लाई किया होता है उनके पास एक रेफरेंस कोड होता है। तो वो रेफरेंस कोड यहाँ पे इंटर करेंगे तो उनकी पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहले से ही सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको कॉपी एंड पेस्ट कर लेगा। लेकिन आप फर्स्ट टाइम दे रहे हैं तो आपने यहाँ पे करना है सेकंड पे, आई डू नॉट हैव अ पर्सनल रेफरेंस कोड। तो यहाँ पे आज हम लोग विजिटर वीज़ा की एप्लीकेशन फिल कर रहे हैं, तो आपने फर्स्ट जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है, विजिटर वीज़ा। यहाँ पे अभी आपकी एलिजिबिलिटी चेक होगी कि आप विजिटर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो या नहीं, या तो आप विदाउट विजिटर वीज़ा इंटर हो सकते हो। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन कनाडा, आपने कनाडा में क्या करना है, हम विजिट सेलेक्ट करेंगे। विजिट के लिए जाना चाहते हैं, हाउ लॉन्ग, आपने कितने दिनों के लिए जाना है। तो यहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं तो आपने लेस देन 6 मंथ ही करना है, लेस देन 6 मंथ। और आपका पासपोर्ट कहाँ से इशू हुआ है, आप अपने कंट्री से का सेलेक्ट करेंगे, जो आपका होम कंट्री है, जिस कंट्री का आपके पास पासपोर्ट है। मेरा पाकिस्तान है, मैं पाकिस्तान सेलेक्ट करूंगा। व्हाट इज़ योर करंट कंट्री, यहाँ पे अभी आप कहाँ से कर रहे हैं, UAE से कर रहे हैं, इंडिया से कर रहे हैं, मैं सऊदी अरबिया से कर रहा हूँ तो मैं सऊदी अरबिया सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद डू यू हैव अ फैमिली मेंबर हु इज़ इन कैनेडियन सिटीजन, अगर कोई है तो आप यस करें, नहीं तो नो करें। लेकिन याद रखें अगर आप यस करेंगे तो आपको उसके एविडेंस देने पड़ेंगे, इसलिए बेटर है कि आप नो ही करें। या तो अगर आपके कोई रियली में फादर मदर या आपका ब्रदर या इस तरह कोई है तो आप यस कर दें, नहीं तो आप नो ही रहने दें इसको। व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, अभी मैं कोई भी डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, लेकिन जो आपकी एक्यूरेट एज पर पासपोर्ट डेट ऑफ बर्थ है आपने वो डालनी है। मैं डाल देता हूँ जी 1990 जनवरी 1। ठीक है, इसके बाद आप नेक्स्ट करें। हैव यू लिव्ड इन कनाडा, अगर आप पहले रहे हैं तो आपने यस करना है, नहीं तो आपने नो करना है। फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन में ये क्वेश्चंस नो ही रहेगा। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आर यू अ लॉफुल परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, अगर आप यूनाइटेड स्टेट में रहते हैं तो आपने यस करना है, नहीं तो नो करना है। हमारे केस में नो रहेगा, नो करके आ गए। व्हाट इज योर मैरिटल स्टेटस, आपके जो शादी का स्टेटस है वो क्या है, वो आपने मैरिड डाइवोर्स जो भी अभी तक सिंगल जो भी है वो करना है। मैं मैरिड सेलेक्ट करता हूँ। व्हाट इज योर प्रोविंस और टेरिटरी ऑफ डेस्टिनेशन, यहाँ पे आपने देना है कि वहाँ पे वीज़ा मिलने के बाद आप किसी भी जो उनकी स्टेट है जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपने कोई एक स्टेट सेलेक्ट करनी है कि आपने कहाँ पे जाना है। तो हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं अल्बर्टा, कि हमने अल्बर्टा जाना है। आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आपके हिसाब से ऊपर है, जो आपने रिसर्च की हुई है कि आप कहाँ पे जाएंगे तो वही आप सेलेक्ट करें। नेक्स्ट देखें सीधा आ जाएगा कि आप एलिजिबल हैं फॉर 6 मंथ वीज़ा के लिए, तो आपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देखिए जब आप सभी आंसर कर लेंगे तो आपको ये आएगा यस, आपको कितना चाहिए, 6 मंथ का वीज़ा चाहिए। अभी आपकी एक चेकलिस्ट क्रिएट होगी जो आप आंसर करेंगे उसकी बेस के ऊपर। तो ये पेज आने के बाद आपने यहाँ पे आके कंटिन्यू करना है। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे तो अभी आपसे पूछेगा व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ योर विजिट, आप क्यों जाना चाहते हैं। अगर आप यहाँ पे करेंगे कि मैं फैमिली मेम्बर को मिलने जाना चाहता हूँ, फ्रेंड को मिलने चाहता हूँ, या तो कोई इंटरव्यू, तो उसके लिए आपको एविडेंस देने पड़ेंगे। लेकिन सबसे इजी है आपने टूरिज्म के ऊपर क्लिक करना है कि मैं टूरिज्म के लिए जाना चाहता हूँ।
टूरिज्म, उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। अभी ये आपका जो कुछ करंट स्टेटस है वो पूछेगा कि डू यू हैव अ जॉब, आपके पास जॉब है या नहीं जहाँ पे आप रहते हैं। तो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो डेफिनेटली वो एक नेगेटिव पॉइंट है, या जॉब होनी चाहिए या बिजनेस होना चाहिए। तो मैं यस करूंगा, जॉब है। डू यू ओन अ बिजनेस, अगर आप यस करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे कि आप आपका ये बिजनेस है, आप इसके मालिक हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स है आपके पास क्या नहीं है। वो कंट्री टू कंट्री डिफरेंट करते हैं, हर एक कंट्री की गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती हैं। तो मैं नो करूंगा। डू यू डिपेंड ऑन समवन फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट, इसमें आपने नो ही करना है। यस कौन कर सकता है, अगर कोई वाइफ वीज़ा अप्लाई कर रही है, कोई अगर बेटा बेटी अंडर 18 ईयर्स के अप्लाई कर रहे हैं, तो वो यस कर सकते हैं कि उनके पेरेंट्स या तो उनके हस्बैंड वो जो भी आपकी फाइनेंशियल आपको सपोर्ट चाहिए वो लोग करेंगे। लेकिन हमारे केस में या मेरे केस में, या जैसे अगर कोई आदमी इंडिविजुअली पूरी अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट खुद कर रहा है तो उसने नो करना है। हैव यू ट्रेवल टू अदर कंट्रीज, अगर आप किसी भी कंट्री में पहले आपने ट्रैवल किया है लास्ट 10 ईयर में तो आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप यहाँ पे एटलीस्ट 2 या 3 कंट्री पहले ट्रैवल करके उसके बाद में आके कनाडा अप्लाई करें। डायरेक्टली आप कनाडा अप्लाई करेंगे तो रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप लाजमी है कि आप ट्रैवल करके आके ही करें। आप विदाउट ट्रैवल एनी कंट्री यू कैन अप्लाई फॉर कनाडा वीज़ा, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यस कर देता हूं। नेक्स्ट, आर यू अकम्पनाइंग अ फैमिली मेंबर दैट हैज स्टेटस इन कनाडा, कोई आपको ऐसा मेंबर जो कि कनाडा में है और वो आपको वहां से आके लेके जाएगा, इस तरह की डिटेल है तो आप इसमें यस मत करना। यस करेंगे तो फिर डिटेल देनी होगी। यस करेंगे तो केयरफुल से पहले चेक करके डॉक्यूमेंट्स पूरे प्रिपेयर करके फिर यस करें, नहीं तो आप नो करें, तभी आपको किसी के कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नो करके यस, नेक्स्ट पे जाएं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि हैव यू एवर बीन कमिटेड बीन अरेस्टेड, मतलब आपकी हिस्ट्री के बारे में कुछ ना कुछ पूछेंगे। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी क्वेश्चन यस करेंगे तो ये बहुत नेगेटिव मार्क है, आपने यस नहीं करना है, आपने यहाँ पे नो ही करना है। नेक्स्ट, हैव यू हैड अ मेडिकल एग्जाम परफॉर्म बाय एन आईआरसीसी, अगर आज से पहले आपने कभी एग्जाम दिया है, ये मेडिकल का मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ है आपका, तो यस करना है, नहीं तो आपने नो ही करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट इज नो। नेक्स्ट, डू यू वांट टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ फैमिली मेंबर, अगर आपने किसी फैमिली मेंबर के लिए एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो यस करना है, अगर अपने लिए कर रहे हैं तो नो। उसके बाद पूछेगा कि आर यू गिविंग समवन एक्सेस टू योर एप्लीकेशन, आप किसी और को एक्सेस एप्लीकेशन की एक्सेस देना चाहते हैं तो डायरेक्टली नो कर दें। अगर आप चाहते हैं, कोई वाइफ है तो वो चाहती है कि हाँ मैं अपने हस्बैंड को एक्सेस दे रही हूँ, तो वो करेंगे यस आई विल बी अपॉइंटिंग अ रिप्रेजेंटेटिव टू अप्लाई ऑन माई बिहाफ। तो कोई बहन अपने भाई को दे सकती है, कोई जो है तो वाइफ अपने हस्बैंड को दे सकती है। तो हमारे केस में अगर आप खुद ही सब कुछ कर रहे हैं तो आपने सीधा नो पे सेलेक्ट करके आगे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद इन द पास्ट 10 ईयर हैव यू बीन गिवन फिंगरप्रिंट, अगर आपके कनाडा के पहले फिंगरप्रिंट हो चुके हैं, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो चुका है या तो एक्सेप्ट हो चुका है, कोई भी स्टेटस रहने दें, लेकिन अगर आपने विद इन 10 ईयर कनाडा के फिंगरप्रिंट और फोटो दिया तो आपने यस करना है, नहीं तो नो, क्योंकि आप यस करेंगे तो फिर आपका पुराना ही डाटा चलेगा, दोबारा आपको फिंगरप्रिंट और उनकी फीस देने की ज़रूरत नहीं। तो फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन है तो हम लोग नो सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट, देयर आर फी एसोसिएटेड, मतलब जो आप एप्लीकेशन दे रहे हैं उसकी एक फीस है, वो फीस कौन दे रहा है, या तो आप ये कह रहे हैं कि आपको फी एग्जम्प्ट हैं आप। अगर आप यहाँ पे नो सेलेक्ट करेंगे, नो आई एम एग्जम्प्ट फ्रॉम पेइंग फी फॉर दिस एप्लीकेशन, तो आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि आप क्यों फी नहीं पे कर सकते हैं, आप क्या डिसेबल हैं या क्या रीज़न है कि जिसकी वजह से आप फी नहीं पे कर सकते। तो नो कभी भी नहीं करना आपने, यस आई विल बी पेइंग माई एप्लीकेशन फी। उसके बाद नेक्स्ट, आर यू एबल टू मेक अ डिजिटल कॉपी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके अपलोड आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसमें आपने यस करना है, यस आई कैन डू। नेक्स्ट, विल यू बी पेइंग योर एप्लीकेशन फी ऑनलाइन, अगर आपने ऑनलाइन पे करनी है या नहीं, लेकिन हर एक आदमी को ऑनलाइन ही पे करनी है, आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं। आजकल कौन ऐसा आदमी है कि जिसके पास कोई मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चाइना यूनियन कार्ड या इस तरह की पेमेंट्स ऑप्शन ना हो, तो आप इसमें यस करें। नेक्स्ट,
जब आप नेक्स्ट ऑप्शन क्लिक करेंगे तो देखें आपकी चेकलिस्ट रेडी हो गई है। ये आपकी कंप्लीट चेकलिस्ट है। इसमें आपको अगर कुछ एडिट करना है तो ये देखें, जहाँ पे मैंने एरो रखा है राइट साइड में, यहाँ पे क्लिक करके आप एडिट अभी तक कर सकते हैं कि जी ये जो मेरे आंसर है रॉन्ग है, दोबारा एडिट करने हैं। अगर आप कहते हैं कि सब कुछ सही है, इसको रीड करने के बाद कंटिन्यू के पे क्लिक करें तो ये सीधा आगे नेक्स्ट पेज पे चली जाएगी। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा कि सबमिटिंग योर एप्लीकेशन। आप अभी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाने वाले हैं। देखें स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 आपने लॉगिन करके सेव एप्लीकेशन करनी है। स्टेप 3 आपने अपलोड डॉक्यूमेंट्स करने हैं। स्टेप 4 आपने फ़ी पे करनी है। फ़ी पे करके आप लोग अपॉइंटमेंट लेके वीज़ा एप्लीकेशन आप सबमिशन कम सक्सेसफुली कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। देखें उसके बाद इस तरह से विंडो ओपन हो जाएगी। जब आप ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन का इतना प्रोसेस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद में खैर एक जो आदमी है उसने जो इंफॉर्मेशंस प्रोवाइड की होती हैं उसकी बेसिस के ऊपर कैनेडियन गवर्नमेंट आपको डिफरेंट फॉर्म्स आपके अकाउंट में ही ऑटोमेटिकली आ जाएंगे कि आपने ये फॉर्म डाउनलोड करके आपने फिल करके वापस सबमिट करवाने हैं। तो वो फॉर्म केस टू केस बेसिस में डिफरेंट हो, थोड़े बहुत हो सकते हैं। कोई एक फॉर्म किसी का एडिशनल हो सकता है, जैसे कोई बैचलर अगर अप्लाई कर रहा है या कोई मैरिड आदमी अप्लाई कर रहा है या कोई सिंगल जाना चाहता है या कोई विद फैमिली जाना चाहता है। तो जो विद फैमिली जाना चाहता है उससे उसकी फैमिली की पूरी डिटेल के लिए एक सेपरेट फॉर्म्स पूछे जाएंगे। जो सिंगल जाना चाहता है उसके लिए फॉर्म लेस होंगे। तो जैसे ही आप फॉर्म देखेंगे तो वहां पे पूरे फॉर्म्स की डिटेल आ जाएगी। लेकिन कैनेडियन फॉर्म में सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जब उसमें कुछ फॉर्म्स ऐसे हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स ऐसे हैं जो आप डाउनलोड करेंगे तो आप ओपन नहीं कर सकते वापस। आपसे नॉर्मली वो फॉर्म्स ओपन नहीं होंगे और जब अगर फॉर्म ओपन नहीं होगा तो आप फिल कैसे करेंगे। उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा जहां से आपको ये पता लगेगा कि अगर आपको फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, क्योंकि फॉर्म ओपन होगा तो आप लोग एडिट करेंगे उसे। तो वो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, आप वहां पे वो वीडियो देख लें। आपको पता लग जाएगा कि आप फॉर्म कैसे ओपन कर सकते हैं और उसको कैसे एडिट कर सकते हैं। यूर डॉक्यूमेंट्स अभी ये चीज़ है। यहाँ पे आप लोगों ने जो मैंने पहले बताया था कि ये आपको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, यहाँ पे ये आपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। देखें कौन कौन से सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लाजम है। ट्रैवल हिस्ट्री, पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ मीन्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, डिजिटल फोटो, पर्पस ऑफ ट्रैवल, फैमिली इंफॉर्मेशन। कोई भी देने के लिए आप लास्ट में ऑप्शन में देखेंगे तो अगर देखें अभी आपके पास ट्रैवल हिस्ट्री अगर रेडी है, आप ये अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करें। यहाँ से जाके आप चूज़ फाइल करें, जो भी है आपकी वहाँ से आप अपलोड करके उसको सेव करके रख सकते हैं आप। अभी हम कोई भी अपलोड नहीं करेंगे तो इसलिए हम लोग वापस बैक जाएंगे। फिर आप नीचे देखें ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, लेकिन ये वाला डॉक्यूमेंट जो है एप्लीकेशन फॉर अ टेम्परेरी रेजिडेंट वीज़ा मेड आउटसाइड कनाडा आपने लाजमी फिल करनी है। ऑप्शनल देख के छोड़ नहीं देना है। तमाम ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स भी आप लोगों ने देने और यहाँ पे आप क्लिक करके तो ये डाउनलोड हो गया। आप अपने डाउनलोड में जाएंगे, देखें ये फॉर्म डाउनलोड है। आप इसको ओपन करके अभी ये फॉर्म यहाँ से आपको डायरेक्टली ओपन नहीं होगा, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे वीडियो के एंड में मैंने बताया है, आप वहाँ पे जाके लिंक में जाके आप चेक कर सकते हैं कि आपने ये फॉर्म ओपन कैसे करना है। वीडियो का आखिरी पार्ट देखें, आपको समझ आ जाएगी कि आप कैसे ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आप नीचे आएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइंट इंफॉर्मेशन सबसे लास्ट। वीडियो के आखिरी हिस्से में मैंने बताया हुआ है कि ये वाला डॉक्यूमेंट आप कैसे प्रिपेयर करेंगे और ये डॉक्यूमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके आपने अपलोड करना है। जब भी आपके सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाएंगे, आपने ये देखें ये फ़ीस है 100 कैनेडियन डॉलर फीस है और बायोमेट्रिक फ़ीस है $85। टोटल 185 कैनेडियन डॉलर फीस है। और उसके बाद में आप लोगों ने वीज़ा जाके पासपोर्ट और ये सब चीज़ें सबमिट करवा देनी है आपने। और उसके बाद अराउंड 2 वीक्स का टाइम है। 2 वीक्स के टाइम में आपको जवाब आ जाएगा कि आपका वीज़ा होगा
अप्रूव हो गया या नहीं हो गया। अभी देखें कि ज़रूरी नहीं है कि आप जो कनाडा की एप्लीकेशन है वो एक ही दिन में पूरी कंप्लीट करके दे दें, क्योंकि कोई भी आदमी एक दिन में अपनी कनाडा की एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं कर सकता है। जब आपने फर्स्ट टाइम वीडियो के अगर स्टार्टिंग में आपने फोकस किया होगा तो जब मैंने फर्स्ट टाइम लॉगिन किया था तो ये जगह ब्लैंक आ रही थी, यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अब जब दोबारा से आपने एप्लीकेशन फिल करके अभी आप स्टॉप करके अगर आप लॉग आउट कर लेंगे तो आपकी एप्लीकेशन वो डिलीट नहीं हो जाएगी। जब आप दोबारा से लॉगिन करेंगे तो इस तरह से पेज शो होगा आपका, और जब आप पेज में ये देखें यहाँ पे ये आज की एप्लीकेशन 17 जून, डेज लेफ्ट टू सबमिट 60 डेज। जिस दिन आप एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं उसके बाद आपके पास 60 डेज होते हैं कि आप वो एप्लीकेशन सबमिट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। अगर अभी मैंने नहीं करनी क्योंकि मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था, तो मैं यहाँ पे डिलीट पे क्लिक करूँगा तो ये एप्लीकेशन डिलीट हो जाएगी। अगर मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो ये एप्लीकेशन मुझे वापस वहाँ पे लेके जाएगी जहाँ से मैंने इसको छोड़ा था। अगर मैं एक दिन 1-2 पेपर प्रिपेयर करके अपलोड करूँगा, फिर सेव करके रखूँगा, फिर दोबारा मैंने लॉगिन करना है, फिर मेरे अकाउंट में ये एप्लीकेशन, आप जैसे ही एप्लीकेशन अपना अकाउंट लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपको पेज नज़र आएगा। जब आपको इस तरह से पेज नज़र आएगा तो यही आपकी एप्लीकेशन है। तो जब भी आपको यहाँ पे ये एरर नज़र आ रहा है, आपने कंटिन्यू एप्लीकेशन करनी है और आप जो इन्फॉर्मेशन फर्दर है कंप्लीट करके, लेकिन याद रखें 60 डेज अगर कंप्लीट हो गए तो एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगी। तो अभी मैं करता हूँ इस एप्लीकेशन को डिलीट, यहाँ से डिलीट पे क्लिक करूँगा और ये कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा और ये एप्लीकेशन मेरे अकाउंट से डिलीट हो जाएगी। ये देखें अभी यहाँ पे नो डाटा अवेलेबल इन टेबल, कोई भी एप्लीकेशन इस टाइम मैंने सबमिट नहीं की हुई है। चूंकि कनाडा का प्रोसेस ऐसा है कि आपको वहां पे जाके किसी को भी फिजिकली इंटरव्यू नहीं देना। अगर हाँ किसी को रिक्वायर्ड होगा तो वो आपको मेल करके इन्फॉर्म करेंगे कि आप की जो नज़दीक एम्बेसी है, जैसे सऊदी अरबिया में रियाद हो गई, जिद्दा हो गई, इस्लामाबाद, न्यू दिल्ली, मुंबई, तो वो आपके डिपेंड करता है आप कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। तो वो आपको मेल करके इन्फॉर्म कर सकते हैं कि आप एम्बेसी में आके फिजिकल इंटरव्यू दें। लेकिन नॉर्मल प्रोसेस में आपने कनाडा की जो बायोमेट्रिक है वो जाके उनके वीज़ा सेंटर में देने पड़ते हैं और आपने ऑनलाइन ही पूरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं। जब आपकी ऑनलाइन वीज़ा एप्लीकेशन अप्रूव हो जाएगी उसके बाद में आपको मेल आएगी कि अभी आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो अप्रूव हो गई है, आप पासपोर्ट सबमिट कर सकते हैं। तो उसके बाद आप कोई भी वीज़ा सेंटर कनाडा का चूज करके वहां पे जाके पासपोर्ट सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि अभी कनाडा में मोस्टली आपका फिजिकल इंटरव्यू नहीं होता, तो उनको कैसे पता लगता है आपकी प्रोफाइल उनको कैसे पता लग सकती है। यहाँ पे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि मैं आपको एक डॉक्यूमेंट बताऊंगा। अभी मैं आपको उस डॉक्यूमेंट्स की डिटेल देने वाला हूँ। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जो आपसे कैनेडियन गवर्नमेंट पूछेगी भी और वो आपको देने ही देने हैं, उसके बगैर आपका प्रोसेस आगे नहीं चल सकता। उसमें सबसे पहले 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिकमेंडेड है, आपने 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी है। कोई लिमिट कहीं पे मेंशन नहीं है कि आपकी इतनी लिमिट होनी चाहिए। क्यों कुछ लोग कहते हैं कि जी 30,000 रियाल, 40,000 रियाल, कोई कहता है 20,000, कोई कहता है 50। ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट में एक इम्पॉर्टेंट चीज समझें कि लोग ये करते हैं कि किसी से कुछ रकम उधार लेके कुछ करके वहां पे 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख रुपया रख लेते हैं और कहते हैं कि मैं विजिटर हूं, ये देखें मेरा पैसा। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी बैंक स्टेटमेंट जस्टिफाई होने चाहिए। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपया है और आप 1 साल से जॉब कर रहे हैं, ये एग्जांपल दे रहा हूं, और आप अपने अकाउंट में 50 लाख दिखा रहे हैं, जो भी रकम आप अपने अकाउंट में दिखाएंगे वो जस्टिफाई होनी चाहिए और आपने वो लिखना है कि ये रकम मुझे कहां से आई, मुझे कैसे मिली। अगर मेरे अकाउंट में ज्यादा पैसे आ रहे हैं तो वो कहां से आ रहे हैं। अगर आपकी स्टेटमेंट जस्टिफाइएबल नहीं होगी तो आपका केस डायरेक्टली रिजेक्टेड हो जाएगा। सेकंड नंबर में आपने वहां पे होटल बुकिंग दिखानी है, जो कि आप booking.com और बाकी trip.com या किसी भी वेबसाइट से फ्री ऑफ कॉस्ट में आप बनवा सकते हैं। जो आपका शेड्यूल होगा कि मैंने इस डेट को विजिट करने जाना है, आपने एक होटल बुकिंग बना के वो साथ अटैच करनी है। उसके बाद आपने रिटर्न टिकट लाजमी लगाने हैं और उसके बाद आपका पासपोर्ट, आपके कंट्री का आईडी कार्ड, ये चीजें आपने, ये डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी लगाने हैं। लेकिन जो एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपके बारे में उस जो एम्बेसी का ऑफिसर होगा, जो वीजा ऑफिसर होगा, उसको बताएगा कि ये कौन आदमी है, उस डॉक्यूमेंट का नाम है कवर लेटर। आपने एक कवर लेटर जरूर बनाना है, लेकिन कवर लेटर आपने इतना अच्छा प्रिपेयर करना है, आपको गूगल से भी सपोर्ट मिल जाएगी।
आपको यूट्यूब से भी सपोर्ट मिल जाएगी। एंड इवन अगर किसी को मेरी सपोर्ट चाहिए कवर लेटर प्रिपेयर करने में, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, या इंस्टाग्राम पे बताएं, या टिकटॉक पे मुझसे रब्ता करके आप मुझे बताएं। मुझसे जितनी सपोर्ट होगी मैं आपको कवर लेटर प्रिपेयर करने में अपनी तरफ से सपोर्ट जरूर दूंगा। कवर लेटर ही एक ऐसा पेपर है जो कि आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन वीजा ऑफिसर को देता है। तो कवर लेटर बनाते वक्त आपने क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है? आपने सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा बहुत बताना है, आप क्या कर रहे हैं, इस टाइम आप कहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो आपने लाजमी मेंशन करना है। आपकी क्या इनकम है, आप अपने कंट्री से कर रहे हैं या आप किसी दूसरे कंट्री से इस टाइम वीजा अप्लाई कर रहे हैं। जिस कंट्री से आप वीजा अप्लाई कर रहे हैं उस कंट्री में आपकी फैमिली का स्टेटस क्या है, अगर आपकी फैमिली आपके साथ रहती है या आपकी फैमिली आपके साथ नहीं रहती है। आपने वीजा ऑफिसर को ये सेटिस्फाई करना है कि मैं कनाडा जाके वापस क्यों आऊंगा। अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो आपको वीजा मिल जाएगा। लेकिन अगर वीजा ऑफिसर को 1% भी डाउट आ गया कि आप जाके कनाडा से वापस रिटर्न नहीं आएंगे, आपको वो कभी भी वीजा नहीं देगा, चाहे आपकी बैंक स्टेटमेंट में 1 करोड़ रुपया ही क्यों ना हो, आपको वीजा कभी नहीं मिलने वाला है। इसलिए आपने ये प्रूफ करना है अपने कवर लेटर में कि मैं क्यों जा रहा हूं और मैं वापस क्यों आऊंगा। आपने उसमें लिखना है कि जो मेरा होम कंट्री है या जो मेरा रेजिडेंट कंट्री है उसमें मैं वापस क्यों आऊंगा, कनाडा मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने ये प्रूव आपने इस तरह से वर्डिंग चूज करनी है कि वीजा ऑफिसर को ये लगे कि जो कनाडा है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप वहां पे रुकेंगे। बेशक जाके आप रुक जाए, वो कोई वहां से मना नहीं करने वाला है। जब आपको वीजा मिलेगा वो 10 साल के लिए वीजा मिलेगा, लेकिन आपने वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है कवर लेटर के थ्रू कि मेरी इतनी इनकम है, मैं यहाँ पे इतनी अच्छी जॉब कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इतना अच्छा बिजनेस कर रहा हूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मैं अपनी फैमिली के लिए वापस आऊंगा, अपने बच्चों के लिए वापस आऊंगा, मैं अपनी जो इतनी अच्छी जॉब है इसको छोड़ नहीं सकता हूँ, मैं सिर्फ कनाडा घूम के वापस आ जाऊंगा। प्लस आपने एडिशनल क्या क्या ऐड करना है कि जहां पर आप जॉब कर रहे हैं या जहां पर आप जो बिजनेस कर रहे हैं उनके जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका जो विजिटिंग कार्ड है, बिजनेस कार्ड है, वो सारे कवर लेटर के नीचे आपने स्कैन करके अटैच करने हैं। आप किसी आउटसाइड कंट्री में, यूएई में, कतर में, दुबई में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, उनके जो आईडी कार्ड्स हैं उस रेजिडेंट कंट्री के, वो आपने स्कैन करके वो वहां पे आपने अटैच करने हैं। उसके बाद आपकी प्रीवियस ट्रेवल हिस्ट्री कहाँ की है, आप कौन कौन से कंट्री में गए हैं। जब आप किसी कंट्री में जाते हैं आपको बोर्डिंग कार्ड मिलते हैं, नहीं तो आप टिकट करवाते हैं, नहीं तो पासपोर्ट के ऊपर में वीजा स्टैंप रहता है, किसी का स्टिकर वीजा रहता है, किसी का ऑनलाइन वीजा रहता है। वो सभी आप लोगों ने स्कैन करके अपने कवर लेटर के नीचे अटैच करके वो पूरे अपने वीजा ऑफिसर, जितनी चीजें आपके पास हैं एडिशनल जो आपके एप्लीकेशन को सपोर्ट कर सकती हैं, वो कवर लेटर में इंक्लूड करें और कवर लेटर के साथ में उनका एविडेंस अटैच करें और वो अपलोड कर लें आप उनकी IRCC की पोर्टल के ऊपर आप अपलोड कर दें। और वहां पे आपने कवर लेटर में एक चीज रूल मेंशन करनी है कि आप कनाडा कौन से सिटी में जाना चाहते हो, आप कौन कौन सी टूरिज्म जो प्लेसेस हैं उनको टारगेट कर रहे हो। आपने वो पूरी टूरिज्म प्लेसेस वहां पे लिस्ट डाउन करके मैं कौन सी डेट को कहाँ पे जाऊंगा, मेरा क्या प्लान है, मैं कैसे घूमूंगा, मैंने क्या रिसर्च की हुई है जाने से पहले, ये कुछ आपने थोड़ी बहुत डिटेल लिखनी है ताकि उनको पता लगे कि हाँ ये जेन्युइन टूरिस्ट है, इसको कोई वहां पे कहाँ पे घूमने जा रहा है इसको आइडिया है। ये सारी चीजें आपने कवर लेटर बहुत अच्छा आपका कवर लेटर जितना अच्छा होगा उतने आपके वीजा मिलने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे।